टाइगर जयराम महतो जी की दादी ने टाइगर जयराम महतो को क्या कहा, ध्यान से सुने। ये घर कर रहे हमें मरो तो बियाह कर रहे। तो और जीते जी घर बनता है। क्या कह रही है? ये कह रही कि हम मर जाएंगे तब घर बनाओगे क्या? माने अभी हमें अपन घर बनेलिए ने। हाँ तो एकर घर बनवाल हम कहियो नहीं सुते पारी। तीन घर ये बने थे। एगो बाथरूम बनाई चलो बाबा। बनता है। एगो बाथरूम बनाई। इनकी दादी जो है अपने पोते विधायक जी से मांग कर रही है एक बाथरूम और एक विधायक। एकर आगे छठी मैया ने गड़िया चलबे वाले। हाँ। मोबाइल देखो क्या कह रही है? वो जो पोती है ना, हाँ। उनके बारे में बोल रही, गाड़ी में बैठ के मोबाइल देख रही, छोटी बच्ची है जो, उसके बारे में बोल रही। वो जो गड़िया हो। तो घर बनवाने के लिए आप कह रही हैं इनसे? घर नहीं बनाना सकता है। हाँ। हम मर जाएगा तब घर बनेगा और बिहा नहीं करेगा। शादी नहीं कर रहे? नहीं शादी करता तो हम मर जाएगा। नहीं नहीं, अरे अभी आप नहीं चलेंगी? हम नहीं बाजो बाबा। देखी इटा है यहाँ को पेस मेकर लगा है, हाल फिलहाल बीमार हुए थे, वही बता रही है। नहीं नहीं, ईश्वर आपको दीर्घायु रखेंगे और आप जो है बहू भी देखेंगी, पोते पोती भी देखेंगे। ये चीज है आए ओइस के एकरा पोसलिया है आटा लपसी खा रही। क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कि आटे का लापसी यानी आटे को गीला करके हमारे घर में बिजली तब आया जब हम एमए पास कर चुके थे। क्या बात? हाँ, तो मैंने मेमोरी के तौर पर लिखा कि यार तुम्हारा सामना मेरा तब हुआ जब हमने सारी पढ़ाई को पार कर चुके थे। पहला है जो हम लोग का घर में बाप दादा से लेकर, पता नहीं हम कह नहीं सकते, याद नहीं, लेकिन हम कभी अपने घर में साइकिल नहीं देखे। 10वीं 9वीं क्लास से हम शमशान में पर डे नहीं तो कम से कम सप्ताह में 2-3 बार जाकर बैठना मेरा ये शेड्यूल था। ये ऑफिस है क्या आपका? हाँ, ये हमारा प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय। ये जी, यही हमारा मुख्य कार्यालय है। आपके जो विरोधी हैं वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ एक कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी कास्ट। इस पे आप क्या कहेंगे? आप झारखंड हो या भारत देश हो, आप कास्ट बेस्ड को मिटा नहीं सकते। देखिए, मुख्यमंत्री जी दूरगामी सोच नहीं रखते हैं। एक आरोप लगता है झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि एमएलए साहब जो है ये सऊदी अरब से फंड ले रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ सकती है और आप क्या कभी इस स्थिति में आ सकते हो कि सरकार बनाओ खुद? आप फ्रीबीज को कैसे देखते हो? ना, उसको हम परहेज करेंगे। आइडियोलॉजिकली आप किसके करीब पाते हो खुद को? जो इंडिया गठबंधन है या फिर जो एनडीए गठबंधन? कैसे नेता लगता है आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? गैस की नाली से गैस बना, गटर की नाली से गैस बना रहे हैं। तो कभी बच्चे जो पूछते हैं कि आप ग्लो कैसे कर रहे हैं, तो बोलते हैं पसीना पोंछ के ग्लो करते हैं। लॉजिकल बात करिए, आप देश के प्रधान हैं। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन, वो कैसे लगते हैं? थलपति विजय आपको कैसे नेता लगता है? राहुल गांधी कैसे नेता लगता है? कितनी बार जेल, कितनी बार जा चुके हैं आप? परिवार है, अभी आप जाके देखिएगा तो मेरे घर का जो बिजली का बोर्ड है वहाँ हम तारीख लिख दिए हैं। तारीख हमने इसलिए लिखा कि हमारे घर में बिजली तब आया जब हम एमए पास कर चुके थे। क्या बात? हाँ, तो मैंने मेमोरी के तौर पर लिखा कि यार तुम्हारा सामना मेरा तब हुआ जब हमने सारी पढ़ाई को पार कर चुके थे। इसलिए मैंने अपने बिजली के बोर्ड में लिखा है, तारीख लिखा होगा जो भी तारीख है, जब मैंने एमए की परीक्षा को पास कर लिया तब मेरे घर में बिजली आई। और उसके बाद मैंने सोच सकते हैं कि हम किस परिवार से निकलकर यहाँ तक आए हैं। एक सामान्य सा परिवार, एक अति निर्धन परिवार। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग प्रतिभा मोहताज नहीं होती है और कभी आपकी नियति आपको एक मुकाम तक लेकर आती है। और मैं भी मानता हूँ कि हार्डवर्क के साथ साथ आपको थोड़ा सा हल्का सा लक चाहिए। तो हार्डवर्क के साथ मुझे लक मिला और झारखंड की राजनीति में एकाएक मेरा पदार्पण हुआ, क्योंकि आसान नहीं है। आज के दौर में अगर आप राजनीति में आते हैं तो 2-3 लोग ही राजनीति में आ सकते हैं। या तो आपके परिवार से कोई विधायक, सांसद, मंत्री रहे हो, या तो आपकी एक बहुत बड़ी पेट हो, या तो फिर बहुत सारे पैसे हो। जैसे इस बार की अगर आप बात करेंगे तो हमें लगता है कि 18 से 19 विधायक चुने नए झारखंड की असेंबली में। उसमें सबसे गरीब विधायक भी हम रहे, सबसे कम उम्र का भी विधायक हम रहे और पहला विधायक रहे जो दूर दूर तक जिसका पॉलिटिकल लोगों से परिवार में किसी का नाता नहीं था। 3 विधायक हमें लगता है कि ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई विधायक नहीं, लेकिन 2 विधायक जैसे हजारीबाग और मांडू वो चुनाव लड़ चुके थे और आर्थिक रूप से वो सक्षम है और ये संभावना थी कि आज नहीं तो कल वो लोग विधायक बनेंगे। और पारंपरिक दलों से लड़े। लेकिन पूरे झारखंड की राजनीति में अभी अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन, उसके पास 56 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन, उनके पास 24 सीटें हैं और 1 सीटें मेरे पास है। झारखंड में 3 फोरम है, उसमें से अकेला विधायक हम इधर हैं, बाकी एक एनडीए साइड है, एक इंडिया साइड है। तो आप समझ आप न सत्ता के साथ है न विपक्ष के साथ है, आप अलग है करने के लिए। वो कौन है? हमारी माता है। वो आपकी मम्मी है? हाँ जी, हमारी माता। कोई मतलब, और ये आपकी कोई पड़ोसी है? हाँ, हमारी भाभी लगेंगी। तो कोई भी ऐसे अगर दूर से देखे, बाहर से अगर कोई देख रहा होगा इस वीडियो को,
तो वो कहेगा कि यार ये एमएलए की मदर हैं, ये एमएलए हैं और ये उनका परिवार है। अपने आप में देखने में ही बड़ी इंस्पायरिंग सी कहानी लगती है, वो भी तब जब सोशल मीडिया पे क्रांति की बात हो रही है। और काकी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है। आपके बेटे तो एकदम पूरे देश में चर्चित है इस समय। तो है। ये घर पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं बेटा, हाँ, नहीं रहते हैं घर पे। तो डांटती नहीं है कि थोड़ा घर पे भी समय दिया करो? डांटेगा, अभी छोटा है, छोटा का समय डांटते हैं। अभी सुनेगा, डांटो भी तो नहीं सुनेगा बेटा, अच्छा। नहीं सुनेगा डांट। बट जब एमएलए बन गए ये, तो आपको पता था एमएलए क्या होता है, क्या क्या काम करता है? हाँ जानते हैं, कैसे नहीं जानेंगे। नहीं, आप इनके प्रचार उचार में जाती थी कभी? हाँ बेटा, लोकसभा में बहुत गए हैं, पूरा गांव घूमे। अच्छा। बाद में भी हमारे पैर दोनों पिक्चर हैं, कुछ सही नहीं है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शीला देवी। तो आप तो जो है सब अड़ोस पड़ोस के लोग आते होंगे, कहते होंगे कि आपका बेटा तो विधायक बन गया, बहुत तारीफ करते होंगे सब। अरे तारीफ करता है, कोई जलता है अंदर में। अच्छा। तो अच्छा नहीं तो कौन कारण में इतना दूर हम लोग हो गए। तो एक बार बताइए कि आपके बेटे एमएलए बन गए और आप अभी भी ऐसे कच्चे मकान में ही रहते हो? बेटा कभी घर आते हैं, नहीं आते हैं, कभी भी घर नहीं आते हैं। लोग तो हम लोग को बोलते हैं कि आपका बेटा इतना दिन से बाहर में रहते तो आपको कैसा लगता है? हम बोलते हैं कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। हमारा बेटा अभी इंसान इस समय हमारा नहीं है, सबका बेटा है। हम जैसा माँ है उस और माँ है उसका। तो शादी वादी कराएंगे? शादी कराने लिए तो हम एकदम एक्टर हैं। हाँ। अगला साल शादी दे देंगे, नहीं देंगे तो मेरे कोई भरोसा नहीं है। कम से कम पापा तो नहीं है तो माँ अखन जिंदा है, कम से कम अपना नजर में तो देखिए लेंगे ना अपना बहू को। शादी करेंगे बेटा। तो लड़की देख रही है कि ये इनको छोड़ दिया कि लव मैरिज कर लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा बेटा। हाँ। शादी करेंगे, वो सब काम हम लोग। और ये बताइए, मान लीजिए ये तो विधायक हो गए, इनको विधानसभा में कोई विधायक पसंद आ गई तो? कोई भी पसंद आएगा, शादी करके ना आनेगा बाबा। हाँ। पसंद होने से क्या होगा, शादी करके उसको आनेगा। लेकिन बस अपना जायत होना चाहिए। अच्छा। हम लोग जो कुर्मी महतो है वो होना चाहिए, और शादी करके ही हम घर आनेगा। तो आप जाती हैं, इनको तो विधायक आवास वास मिला होगा रांची में, वहाँ कभी गई? गए हैं, 2 बार गई हैं बाबू। तो उधर क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों रहते हो? अपना घर अपना है, वो तो मेरा घर नहीं है ना। 5 साल के लिए है तो वहाँ रहेगा और अपना घर की करेगा। जैसे कि मेरे घर में देखो पानी चू रहा है तो हम अपना घर सरिया रहे हैं। तो अभी आप वो बारिश के लिए बचाने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं? बस बारिश के लिए, और नहीं पानी चुएगा इसमें। जो बंदोबस्त हम किए हैं ना, और पानी नहीं चुएगा इसमें। कितनी क्यूट है आंटी, जो है इतनी अच्छी बात कर रही हैं, लेकिन मतलब देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए, ये घर ही त्याग का घर है। हाँ। इनका जो सुहाग था वो झारखंड आंदोलन की लड़ाई में शहीद हुए हैं। बेटा भी एक बेटा उसी रास्ते पर है। तो हमारी माँ ने त्याग को देखा है। जब एक पत्नी थी तब भी उन्होंने त्याग को देखा है इस घर में, और जब एक माँ बनी तो भी उन्होंने त्याग को देखा है। तो इसीलिए अब अपेक्षा भी नहीं रखती हैं। जैसे बाकी माएँ अपेक्षा रखती हैं कि उनका बेटा अगर सरकारी नौकरी भी करता है तो माँओं की अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन मेरी माँ को मालूम है हमारे पिता का चरित्र क्या था, तो उसी रास्ते पर हम भी हैं। क्योंकि माँ ही एक किस्सा सुनाती है कि कोई व्यक्ति था जो हम लोग को एक खेत बेचने के लिए, हमारे खेत के बगल में था, तो हमारे पिताजी बोले कि नहीं, हमारा तो खाने भर खेत है, ऐसा कीजिए हमारे बगल का जो उनका बेचारा खेत नहीं तो उसको बेच दीजिए। तो हम लोग का जो चरित्र है, जो व्यवहार है, वह कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वही चल रहा है। बट कई बार पता है, अभी मैं आपको बताऊं, जैसे जो आपको जानते हैं वो तो समझ रहे होंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सब जगहों पे या बड़े शहरों में जो लोग बैठे हैं उनको लग रहा होगा यार ये फैब्रिकेटेड इंटरव्यू चल रहा है, या फिर कुछ मतलब ये लोग पहले से फिक्स कर लिए हैं कि इस तरीके से दिखाना है कि एमएलए इतना सामान्य से रहते हैं। आप लोग इनके साथ ही रहते हो? बिल्कुल साथ में ही रहता है। तो इनका और कोई घर और तो नहीं है? नहीं, इनके विधानसभा में एक भाड़ा में घर लिए है हम लोग। अच्छा। उसी में जनता दरबार वगैरह लगाते हैं, तो किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं वहाँ पे। तो एमएलए को झारखंड में एमएलए निधि कितनी है और उसकी सैलरी कितनी होती है? टोटल 2,13,000 हम लोग के अकाउंट में आता है सैलरी। हाँ, शायद बेस है आपका 60,000, बाकी इधर उधर भत्ता सब मिला के 2,13,000 हमारे अकाउंट में आता है। और उसमें मेरा एक घोषणा है 75% डोनेट कर देंगे। मतलब मैं शायद पहले विधायक मुझे ऐसे मिले जिनसे मुझे ये लग रहा है, पूछना पड़ रहा है कि सैलरी कितनी मिलती, वरना विधायक जी लोगों को सैलरी कहाँ जरूरत पड़ती मेरे भाई। हाँ, बात तो सही है। आपके साथ ही बहुत सारे विधायक हैं, आप देखते हो? हाँ, सैलरी की कोई आवश्यकता नहीं, उनका काफ़ी संपन्न है। और हमको लगता है उनका कई साल आज से अगर ना भी कमाए बैठ जाए घर में तो जीवन यापन हो जाएगा।
तो अभी झारखंड के विधायकों को अकाउंट में 2 तो लाख ये आपने अभी स्ट्रक्चर बनाया? नहीं, पिछले 3 साल से, जब माँ बीमार हुई हाँ, तो ये वॉशरूम है या हाँ, कमरा ये है? वॉशरूम है। और ये कुआं है, इससे पानी आता है? हाँ हाँ, ये नीचे एक कुआं है फिर। लेकिन बड़ा खूबसूरत जगह पे है आपका घर, पूरा पहाड़ वहाड़, वो पार्श्वनाथ की पहाड़ियां जी, हैं वो क्या? पारसनाथ की पहाड़ी है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, हाँ, ऊंची पहाड़ी पारसनाथ वही है। अच्छा, वही सबसे ऊंची हाँ, पहाड़ी वही है। पारसनाथ की पहाड़ी वही है। लेकिन आप बहुत प्रकृति के गोद में रहते हो, एक्यूआई ठीक है आपके यहाँ का? हाँ, ठीक ठाक है, यहाँ का मौसम भी सुहाना है, मनोरम क्षेत्र है। तो 2,13,000 आपकी सैलरी है, उसमें आप 75% लोगों को दे दे देते देते हैं हैं। और बाकी बचा अपने लिए खर्च करने के लिए? हाँ, अपने लिए खर्च करते हैं, कभी घर में दे देते हैं, 2-4 महीना में आके 50,000 60,000 रुपये घर में जीविका उपार्जन के लिए, राशन पानी के लिए, या फिर कुछ छोटी मोटी जरूरतों को पूर्ति के लिए आके घर में देते हैं। दादी नमस्ते। हमें मोर भैया घर कर रहे, हमें मोर तो बिया कर रहे। तो और जीते जी घर बनता है। क्या कह रही है? ये कह रही कि हम मर जाएंगे तब घर बनाओगे क्या? माने अभी हमें चूंकि अपन घर बनेलिए ने, हाँ, तो एकर घर बनवल हम कहियो नहीं सुते पारी। ती घरे न बने थी, एगो बाथरूम बनाए चलो बाबा, बनता है। एगो बाथरूम बनाए। इनकी दादी जो है अपने पोते विधायक जी से मांग कर रही कि एक बाथरूम और एक विधायक। एकर आगे छक्की मैया आगे गड़िया चलबे वाले। हाँ, मोबाइल देखो क्या कह रही है? वो जो पोती है ना, हाँ। उनके बारे में बोल रही, गाड़ी में बैठ के मोबाइल देख रही, छोटी बच्ची है जो, उसके बारे में बोल रही। वो जो गड़िया हो, तो घर बनवाने के लिए आप कह रही हैं इनसे? घर नहीं बना सकता है। हाँ, हम मर जाएगा तब घर बनेगा, और बिहा नहीं करेगा, शादी नहीं कर रहे? नहीं शादी करता तो हम मर जाएगा। नहीं, अरे अभी आप नहीं चलेंगी? हम नहीं बचबो बाबा। इटा की देखी इटा है और यहाँ एक पेस मेकर लगा है, फिलहाल बीमार हुई थी, वही बता रही है। नहीं, ईश्वर आपको दीर्घायु रखेंगे और आप जो है बहू भी देखेंगी, पोते पोती भी देखेंगे। ये की है आए ओइस के एकरा पोसलिया है आटा लपसी खा रही। क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कि आटे का लापसी, यानी आटे को गीला करके उसमें चीनी डाल के, या फिर माने उस समय काफी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी तो और उन्हीं की पेंशन से आप सारी पढ़ाई की? हाँ, ये देखिए, इनका 1,000 रुपए का पेंशन, चाचा को 1,000 रुपए का पेंशन, और माँ को 3,000, अभी 500 बढ़ा है, यानी 5, अभी 5.5। उसी से विधायक बनने से पहले हमारे घर में अभी 4-5 महीना, उसको भी नहीं कह सकते हैं। मूल रूप से खेती होता था, वही खेती के सहारे हम लोग सर्वाइव किए हैं। थोड़ा बाहर से आना जरा, विधायक जी का घर बाहर से दिखाना। जो लिखा है ये कब बना, ये वाला पोर्शन आपका? ये एक शायद इंदिरा आवास है। और ये आपके पिताजी की फोटो है? हाँ, पिताजी की फोटो है। ये इनके पिताजी की फोटो है, शहीद कृष्णा प्रसाद महतो। और ये इंदिरा आवास में मिला था? हाँ, ये इंदिरा आवास है, ये शायद 2011 के आसपास मिला है। ये विकलांग कोटे से चाचा को मिला है। अच्छा। हाँ, और अंदर में छोटा सा कमरा देखे, वो भी इंदिरा आवास है, वो 1999 का है, वो दादी को मिला है। अच्छा। हाँ, और उसके अलावा जो घर है ये 1960 के आसपास बताती हैं अनुमान, जो मिट्टी का घर है 1960 के आसपास का है। तो ये मतलब ये जो सड़क है, ये इधर सब लोगों को पता है कि आप यहाँ रहते हो, कोई भी आ जाए आपकी बात सुनने के लिए? हाँ, चूंकि सोशल मीडिया में हम लोग अपनी एक्टिविटी को रखते हैं कि कहाँ हम बैठते हैं, वहाँ लोग आ जाते हैं। डर वर लगता है एमएलए हो गए, थोड़ा आपके पॉलिटिकल राइवल हो गए होंगे? नहीं, वो तो है, विरोधी तो काफ़ी हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं, जो व्यवस्थाओं में बने हुए हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है। हम विधानसभा भी खाली पाँव जाते हैं, क्योंकि हमने एक प्रतिज्ञा किया था कि अगर कभी विधायक सांसद बन जाएंगे तो हम लोग उसको एक मंदिर ही मानेंगे। तो बहुत सारी मेरा जो राजनीति करने का तरीका है, वो बनी व्यवस्था में जो बने लोग हैं उनको पसंद नहीं आता होगा ना, क्योंकि भाई आप तो एकदम लड़ाका टाइप की बातें करते हो, चप्पल पहन के चले जाते हो आप? नहीं, खाली पाँव, नंगे पाँव जाते हैं। विधानसभा जब हम प्रवेश करते हैं तो नंगे पाँव करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। प्रोसेस इसके पीछे की मंदिर जैसा? हाँ, हमने कहा कि भाई वहाँ इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था है, चाहे वो किसान वर्ग हो, छात्र हो, महिलाएं हो, सबों की इस राज्य के एक बहुत बड़ी आबादी की आस्था है। तो जिस प्रकार हम लोग आस्था के केंद्र में श्रद्धा के साथ जाते हैं, तो मैंने वही प्रण लिया था। मेरा एक समय शमशान में हम बिताते हैं। हाँ, अभी विधायक बनने के बाद हम नहीं जाते हैं, समय नहीं मिल रहा है। तो मेरा एक कम से कम, हमको याद है पिछले 10वीं 9वीं क्लास से हम शमशान में पर डे नहीं तो कम से कम सप्ताह में 2-3 बार जाकर बैठना मेरा ये शेड्यूल था। तो वहाँ बैठने से हमको मानसिक रूप से हम बहुत सशक्त हो गए।
शारीरिक तो कभी बीमार हो जाते हैं, दौड़ते हैं धूपते हैं तो खाना टाइम पे नहीं, लेकिन मानसिक रूप से हम काफ़ी सशक्त हो गए। शमशान से मेरा लगातार नाता रहा। कुछ वाक्य तो ऐसे हैं जो आपको बताएंगे तो बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा। प्लीज बताओ आप। एक छोटे बच्चे का निधन हुआ था। तो निधन हुआ था तो अनुमान हम लोग की धारणा है कि उसने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है उसकी चिता को दफनाने के साथ साथ उन वस्तुओं को भी फेंक दिया गया वो जहाँ उनको दफनाया गया था। हम गए एक दिन वही शमशान की यात्रा में, तो देखिए एक हॉर्लिक्स का, चूंकि उस समय हम 9वीं क्लास में होंगे, 8वीं क्लास में होंगे, छोटा थे, नहीं शायद 9वीं में थे। तो इतने छोटे में आप शमशान जाने लग गए? हाँ, तो हमने उस हॉर्लिक्स के डिब्बे को उठाया और देखा कि 1-2 चम्मच उसने खाया होगा। फिर हमें हल्का सा ऐसे अपना उंगली घुसाएं, ऊपर में एक राउंड किया और जो गीला था उसको फेंक दिया और शीशे को लेकर आ गए। और वही हमारा ग्राउंड के बगल में वो पेड़ है, वहीं रख दिए। हमको मालूम है घर में लोग अगर जरका भनक लगेगा तो हमको घर में रहने नहीं दिया जाएगा, एकदम शमशान में यार जो डेथ कर गया है उसके लिए वो फेंक दिया है तो हम उठा के खा गया। तो मेरा जो मेंटली रहा है, मेरा जो कुछ तरीका रहा है वो मैंने सिस्टम से बड़ा हटके रहा है और मैंने व्यवस्थाओं के विपरीत रहा है। बट यार एक बार बताओ, हम लोग छोटे थे तो थोड़ा डर लगता था, भूत है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। आपको मतलब नहीं, मतलब ये कहाँ से आया? मतलब एक बच्चे के मन में ये थॉट प्रोसेस कैसे आ सकता है कि मैं हम पहली बार विधायक बने और जिला के उपायुक्त से मिलने गए तो बेचारे 1 घंटा हमारे साथ बैठे। अच्छा। गिरिडीह जिला के उस समय के डीसी हाँ। 1 घंटा बैठे और पहला सवाल यही कि जयराम महतो कौन, कैसे यहाँ तक एक बनी व्यवस्था होती है जिसमें बहुत सारा धन लगता है, एक पुरानी पार्टी होती है, उस पार्टी में एक सक्षम व्यक्ति होता है, 20-25 सालों का संघर्ष होता है, तब वो जाके विधायक बनता है, चुनाव लड़ता है। एक जयराम महतो जिसको आज साल भर पहले कोई जानता नहीं था, आज यहाँ कैसे है। तो 1 घंटा लगभग उपायुक्त महोदय से हमारी बातचीत हुई। सबको आश्चर्यजनक था कि जयराम महतो जब धनबाद के एसएसपी से मिले तो पहली बार उन्होंने भी यही सवाल किया कि एक परिपाटी होती है चुनाव लड़ने की, एक परिपाटी होती है विधायक सांसद बनने की, उस परिपाटी को तोड़कर आप आए हैं कैसे। बट जैसे बहुत सारे लोगों के लिए जो यूथ पॉलिटिक्स में आना चाहता है उसके लिए भी तो केस स्टडी है ना ये? बिल्कुल स्टडी है, आसान नहीं है। मतलब हर तरीके की मैंने देखा है, आप जनता दरबार लगाते हो और रोज लोगों से मिलते हो डेली, ये आपका डेली का रूटीन है? हाँ, डेली का रूटीन। अगर हम फिट फाट हैं, क्षेत्र में है तो ये डेली का रूटीन है। और आप अधिकारियों को वहीं से फोन करते हैं? वहीं से फोन करते हैं। यार आपसे तो अधिकारी बहुत तंग हो जाते हैं। परेशान तो रहते हैं कि कोई विधायक अपने 5 साल के कार्यकाल में जितना पदाधिकारी को फोन नहीं करता है, हम 1 सप्ताह में उतना फोन कर चुके होते हैं। काम होता है उससे? देखिए, काम जो फिलहाल व्यवस्था है, हम कभी छुपाते नहीं है ना, सच कहने से हमें परहेज करते हैं। जो व्यवस्था बन गई है आज भारत देश की, वो पार्टिकुलर किसी स्टेट की नहीं, पूरे इंडिया की, उसमें काम आप संतुष्टि प्राप्त करने जैसा होता है कि हाँ, अगर आपने 10 काम दिया तो 5-6 काम हो जाएंगे। 10 के 10 बड़ी मुश्किल, बड़ा रेयर होता है। और आपको मैं देखता हूँ कभी कभार आप गवर्नर को डायरेक्ट फोन लगा देते हो। हाँ, उसमें गवर्नर हाउस से भी फोन आया कि विधायक जी, महामहिम का एक प्रोटोकॉल होता है, जनता दरबार से पब्लिक के बीच से आप फोन कर देते हैं उनको, गृह मंत्रालय से ये थोड़ा सा, इसीलिए अगर कोई भी काम रहेगा तो आप हम लोग से ही कहिएगा। डायरेक्ट गवर्नर? हाँ, हम जनता दरबार से चीफ सेक्रेटरी को भी लगा देते हैं। आप किसी भी एक आम जनमानस से पूछिए कि वो विधायक से मिलने गए हैं, वो बोलेंगे हाँ हम लोग विधायक से तो मिलने जाते हैं और पहले भी जाते थे। किनको फोन करते थे? बीडीओ को, सीओ को और जिले के ऑफिसर को। हम डीजीपी हो तो भाई लोग तो यहाँ तक कहते हैं गनीमत है आपके पास मोदी जी का नंबर नहीं है, तो आप उनको भी दिन में 2 बार फोन कर देते कि मोदी जी एगो मैटर है थोड़ा देखिएगा। तो ये है कि कोई भी रहे, अगर नंबर आप जुगाड़ कर दिए तो हम यहीं से फोन लगाएंगे। कैसे नेता लगता है आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? देखिए, जब शुरुआती दौर में, चूंकि हम लोग जब छात्र थे वो सब, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए तो हम लोग ग्रेजुएशन के छात्र थे, बड़ा सुहाना लुभाना लगे, लेकिन आज की तारीख में नया लगता है। वह उन्हें गंभीर होना चाहिए था। इतनी बड़ी आबादी, हमें लगता है सबसे बड़ी आबादी लोकतांत्रिक हिसाब से उस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनमें गंभीरता नहीं है। अभी आप इसी संकट को देखिए, आर्थिक संकट जो हमारे देश में आ रहा है, जिसका हम सामना कर रहे हैं, उस पर भी वो गंभीर नहीं है। चुनाव खत्म होने के बाद वो देश को संबोधन कर रहे हैं और उसके बाद कम से कम उन्हें ऐसा बात करना चाहिए कि लगे कि यार देश का सबसे बड़ा नेता हमसे बात कर रहा है। वो बात करते हैं कभी गैस की नाली से गैस बना, गटर की नाली से गैस बना रहे हैं, तो कभी बच्चे जो पूछते हैं कि आप ग्लो कैसे कर रहे हैं तो बोलते हैं पसीना पोंछ के ग्लो करते हैं। लॉजिकल बात करिए, आप देश के प्रधान हैं। जूते कहते हैं कि वो कैंपस 1960 में लिए और कैंपस उस समय था ही नहीं। तो कई हमें लगता है कि वो गंभीर नहीं दिख रहे हैं। और फोटो बनाना अब उनका एक बहुत बड़ा शौक रहा है। खैर, शौक का इंसान कर रहा है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो देश के प्रधान हैं
गंभीरता होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। चुनाव को लेकर वो जितना इंटरेस्टेड रहते हैं उतना अगर देश को लेकर रहते तो हमारा देश बहुत आगे चला गया होता। और उनकी फॉरेन पॉलिसीज को कैसे देखते हैं? अभी हाल फिलहाल में उनके दौरे भी हुए। नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं। आप देख सकते हैं कि वह लगातार एक अमेरिका के लिए ईरान से रिश्ता खराब कर रहे हैं, अब रसिया से रिश्ता खराब कर रहे हैं, सुन रहे रसिया और चाइना एक हो रहे हैं। तो अगर आप एशिया में रहते हैं तो एक के साथ तो मित्र बन के रहना चाहिए, या तो चाइना का मित्र रहिए या तो रसिया का, दोनों पावर हाउस हैं। आप बस अमेरिका के लिए अगर इनसे रिश्ता खराब करेंगे तो ये हमें नहीं लगता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है। और आपको जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन, वो कैसे लगते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी दूरगामी सोच नहीं रखते हैं। वो यही रखते हैं कि परिवार में हमारे सब ठीक ठाक हो जाए। जैसे अभी वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं, उनके और परिवार के 2 सदस्य विधानसभा के सदस्य हैं, तो वो उनकी सोच है कि भाई परिवार के लोग हमारी जगहों पर हैं। इसके अलावा आज हमें लगता है वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे। आप जाकर यहीं बगल में इन सीमाओं में कई, चलिए पूरे झारखंड के लोगों की बात छोड़िए, वो जिस समुदाय से संबंध रखते हैं वह आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो आपने क्या प्लान किया, आपने क्या काम किया, आपका विजन क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है? कुछ तो किया होगा, तभी तो आप देखेंगे कि इकलौती सरकार है विपक्ष की जो रिपीट हुई। देखिए, वरना बीजेपी के सामने कोई सरकार रिपीट नहीं हो रही, वो हार जाते हैं। अभिनव भाई, आज के दौर में सरकारें समीकरण से बनती हैं जी, कामकाज से नहीं बनती। अगर कामकाज से बनती तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार तो नहीं आते हैं, 1 बार 2 बार दम भर के आ जाते हैं। कामकाज से सरकारें नहीं बनती है, सरकारें एक समीकरण से बनती है। तो और झारखंड में जो समीकरण है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के पक्ष में है। जैसे देश का समीकरण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, राज्य का समीकरण हेमंत जी के पक्ष में है। चूंकि वो ट्रैवल से आते हैं, उनकी पॉपुलेशन लगभग 26% के आसपास होती है। माइनॉरिटी जिनकी एक आइडियोलॉजी होती है कि भाई एनडीए को छोड़कर हम वोट करेंगे, जो हमें ताकतवर लगेगा, जो मजबूत लगेगा, उनकी भी आबादी लगभग 15% होती है। तो एक मजबूत समीकरण बनता है और वो मजबूत समीकरण ही मुख्यमंत्री जी को राज्य के शीर्ष नेता बनाते हैं। बाकी ऐसा और कुछ नहीं। एक बात और बताओ, आपके ऊपर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप है। हाँ, ये बड़ा मजेदार किस्सा था। पश्चिम बंगाल के राहुल बनर्जी नाम के व्यक्ति ने चुनाव आयोग से जयराम महतो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और जांच की मांग की और कहा कि एमएलए साहब जो हैं ये सऊदी अरब से फंड ले रहे हैं। नहीं, वो सच्चाई ये है कि सऊदी अरब से नहीं, लगभग 18 देशों से पैसा आया था, लेकिन वो हिंदुस्तानियों का पैसा था। जैसे हमने तो आपको बता दिया कि हम लोग का चुनाव पूरी तरह से जनता ने लड़ाया है। जब पहली बार हम महाधिवेशन किए थे पार्टी के, उस समय 13 लाख रुपए आए थे और सारा का सारा क्राउड फंडिंग था। जब हम लोकसभा का चुनाव लड़े तो उसमें भी लगभग 18 की 19 लाख रुपए आए थे अकाउंट में। वह सभी हमारे डोनेट करने वाले हमारे शुभचिंतक थे। विधानसभा के चुनाव में लगभग 33 लाख रुपए आए थे अकाउंट में। बाकी तो केस मिलता था चंदे के माध्यम से, गमछा में बिछा के, तो वो तो अलग ही काउंटिंग था। तो वो जो पैसा था, जो हमारे प्रवासी भाई हैं, कोई सऊदी में है, कोई संयुक्त अरब अमीरात में है, कोई ट्यूनेशिया में है, कोई मलेशिया में है, कोई जर्मनी में है, वो जहाँ कोई कुवैत में है, तो वहाँ से उन्होंने फ़ोनपे के माध्यम से या फिर जो भी नेट बैंकिंग कहिए उसके माध्यम से हमें भेजा था। और उसको हमने स्वयं ट्विटर पर साझा किया था कि धन्यवाद आप तमाम प्रवासी भाइयों का, जिनके माध्यम से चुनाव लड़ने के लिए हमें सहयोग मिला। ये हमने स्वयं साझा किया था। ये तो सरकार और किसी पुलिस ने उनको थोड़ी बताया है कि हम कोई गोपनीय तरीके से लिए। हमने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल पर इन विषय को साझा किया था कि धन्यवाद आप तमाम भाइयों का। हमने देश सबका नाम भी लिखा था, 18 देशों का नाम हमने लिखा था जहाँ से हमारे प्रवासी भाइयों ने, जैसे उन्होंने वो पहले कलेक्ट करते थे। अगर वहाँ 40 लोग रहते हैं तो मान के चलिए 1000 रुपये करके 40,000 रुपये कलेक्ट किए और उसको फिर एक जगह आके या फिर किसी को दे देते थे। वहाँ जिनसे परिचय, फ्री में परहेज करेंगे। आप फ्री बीस को कैसे देखते हो? ना, उसको हम परहेज करेंगे। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, न्याय फ्री होना चाहिए। ये चीज़ें फ्री नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है ठीक नहीं देश में? नहीं, देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। उतना तो छोड़िए, हम लोग पार्टिकुलर जो किसान लोग हैं जी, उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए ना एक कहानी थी कि कुछ गिद्ध का समूह एक नदी के तट पर जो लोग आते थे उन मुर्दा को खा के वहीं रहने लगे। रोज वहाँ मुर्दा आता था, गिद्ध लोग खा के रहने लगे। तो उसमें से एक चालाक ने कहा कि भाई ये हमारा पैसा नहीं, हमें उड़ कर दूसरे इलाकों में उड़ के जाना चाहिए और खाना चाहिए। ठीक है, हमारा पैसा है, मुर्दा ही खाएंगे, लेकिन आज यहाँ कल वहाँ। उन्होंने कहा यार रोज यहाँ आता है, यहीं खाओ, यहीं रहो, और उस क्रम में वो उड़ना भूल गए। तो ठीक उसी प्रकार आज जो किसानों को 4 किलो 5 किलो फ्री का अनाज मिल रहा है, आप देखिए जाके इसी झारखंड का सर्वे कीजिए कितने खेत भर्ती हो चुके हैं। उनकी जो आने वाले जनरेशन होगी वो खेती नहीं करेगी, एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उसके क्रम में वो क्या कर रहे हैं,
वो प्रदेशों में विदेशों में जा रहे हैं। मैं रिकॉर्ड निकाल के रखता हूँ कभी कभी, झारखंड में मेरे विधायक बनने के बाद कम से कम केवल 3, 4, 5 ब्लॉक 150 मजदूर जिनकी उम्र 18, 19 से लेकर 27, 28 थी, डेथ हो गए। क्या बात है? हाँ, कैसे? वहाँ कुछ घटना घटी काम करने, जैसे अभी एक प्रवासी मजदूर हमारे पिलपिलो जो नवाडी ब्लॉक बोकारो जिला होता है, वो बोला कि सिर्फ खाना खाने गया, खाते खाते डेथ कर गया। ये सब तो कभी रिकॉर्ड में भी नहीं आता है, ये नंबर तो किसी आंकड़े में ही नहीं। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि हमने खेती बाड़ी से नाता तोड़ दिया। आखिर हाँ, जो लोग वहाँ 40,000 की सैलरी पा रहे हैं, 50,000 की सैलरी पा रहे हैं, मेडिकल सुविधा पा रहे हैं, एक अच्छा माहौल में काम कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन जो लोग इन परिस्थितियों में जाके काम कर रहे हैं, तो उसका एक कारण यह भी है कि अगर हम खेती हमारी मजबूत होती तो ये नहीं होता। मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, मैं लगा भी दूंगा कि मैं देख रहा था ये खेती किसानी करने वाली महिलाएं हैं। रास्ते में मैं देखा इतनी धूप में छाता लेकर के, मुझे लगता है इन्होंने अपने खेतों से ला करके ये यहाँ बेच रही है। लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि इस पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी ये काम नहीं करेगी। आप बहुत मुश्किल होगा। पहले तो वो संकोच करेगी बाजार जाने में। जो नई पीढ़ी की बहन होगी, जो पुतोह बन के आएगी, वो सबसे पहले संकोच करेगी कि हम बाजार में जाकर उस भीड़ में वहाँ बैठ के सब्जी को बेचे कैसे। नए पीढ़ी का जो नौजवान होगा वह अपने आप को गमछा पहनकर, धोती पहनकर खेतों में जाने से परहेज करेगा। बट एक बात बताओ आप कि झारखंड इतना मिनरल रिच स्टेट है, इंडिया का सबसे ज्यादा मिनरल झारखंड में है, सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जा रहे हैं वो यहीं अलग अलग, मतलब धनबाद को तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर यहाँ से लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? और दूसरा सवाल इसका सप्लीमेंट्री ये कि मैं जितने कच्चे मकान झारखंड में भी आकर के देख चुका हूँ ना, इतना मैं शायद किसी स्टेट में देखा हूँ हाल फिलहाल में, मतलब शायद ही किसी स्टेट में देखा हूँ। जो बहुत ट्राइब इलाके होंगे वहाँ की बात छोड़ दिया जाए, मैं यहाँ जनरल देख रहा हूँ, इतना रिच स्टेट और जहाँ के लोग इतने गरीब कैसे? देखिए, उसका मूल कारण यही है कि जो मैक्सिमम खनिज के लिए जो टेंडर होता है वो बाहर की कंपनियों को जाता है। अभी झारखंड में जितनी भी कोल ब्लॉक्स का आवंटन हुआ है, उन्हें मैक्सिमम इस राज्य से बाहर की हैं। बड़े जो टेंडर प्राप्त करते हैं वो इस राज्य से बाहर होते हैं। मैंने साफ शब्दों में अगर झारखंड को समझना है तो इतना समझ लीजिए, झारखंड केवल नक्शे से और संवैधानिक रूप से अलग हुआ है, लेकिन आज भी झारखंड की इकोनॉमिक व्यवस्था जहाँ से इस राज्य की संचालित होती है, उनमें आज भी दूसरे राज्यों के प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण है। और झारखंड एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसा राज्य है जिसको, जहाँ के लोगों को ये प्रतीत हो रहा है कि आज भी वह उपनिवेश का सामना कर रहे हैं। अभी आप देखिए डीवीसी की सारी व्यवस्थाएं हमारे राज्य में हैं। क्या है डीवीसी? डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है, एक बिजली उत्पादन, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल हमारे राज्य में, लेकिन उनका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। जो अधिकारी आते हैं वो कलकत्ता से आते हैं, और जब वो कलकत्ता से आते हैं, क्योंकि आपने कोल की बात की, खनिजों की बात की, तो कोलियारी में जितने भी पदाधिकारी आते हैं मूल रूप से कलकत्ता से आते हैं। तो जब वो कलकत्ता से आएंगे तो हमारी दर्द को, हमारी परेशानी को नहीं समझेंगे। और जॉब कितनी मिलती है यहाँ के स्थानीय लोगों को? यहाँ के स्थानीय लोगों को जॉब मिलता भी है तो आश्चर्य लगेगा कि अकाउंट में जब सैलरी आती है तो फिर उसको आधा वापस करना पड़ता है। क्यों? नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। किसको वापस करता है? कंपनी को। जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो उस कंपनी का सक्षम पदाधिकारी है, जो उसको रन कर रहा है, उसको वापस करना पड़ता है। जैसे उसको 20,000 रुपया सैलरी आई तो 12,000, 8,000, 10,000 रख के वापस कर दे। तो ये सब इशू आप विधानसभा में? हाँ, हम कई बार उठाए हैं, लेकिन सरकारें गंभीर नहीं होगी तो क्या होगा। हम कई बार उठाएं, हाल ही फिलहाल इस बार के सेशन में भी उठाएं। बागमारा की एक घटना बताएं कि वहाँ इतने मजदूर रहते हैं, उनको इतना सैलरी आता है, इतना पैकेज आता है, लेकिन बढ़ता है 90 लाख आता है, बढ़ता है 25 लाख। वो बीच का पैसा कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। तो कई ऐसे इशू हमने उठाए हैं, लेकिन उस पर हमारे जो लीडर्स का जो थिंक टैंक है वो कहीं ना कहीं उदास हो चुका है। वो आम जनता की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं रखता है। उसके बाद आप तो पढ़े होंगे, यहाँ हमारा खनिज तो है, लेकिन अवैध रूप से भी निकासी होती है, अवैध रूप से बेचा जाता है बहुत ज्यादा। ये तो काला बाजार है ना यहाँ। और जंगल भी बहुत हैम्पर कर दिए गए हैं झारखंड के। हाँ, जंगल, जिस तरीके से हाथियों का अटैक, मतलब खबर सुनने अभी हमको लगता है कि 40 लोग पिछले 2-3 महीना में डेथ हुए हाथियों के कुचलने से। और कितना मुआवजा मिलता है? 4 लाख था। उसके बाद विधानसभा में
बरकट्ठा के विधायक थे अमित यादव, उनका एक गैर सरकारी संकल्प था, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे, तो मैंने उसको बहस किया था और मांग किया था दोगुना करने का। तो इस बार फिर घटना घटी और फिर 2 विधायकों ने बात को रखा। तो उसी दिन जब हमने बहस किया था, उसी दिन मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अगर प्रस्ताव आएगा तो उसको हम लोग मंजूरी देंगे। तो अभी एक बात 10 बताओ, लाख। आप ये बात कर रहे हो कि जो मरेगा उसको 4 की जगह 10 लाख दे देंगे, ठीक है 10 लाख से क्या हो जाएगा? आप लोग ये बात क्यों नहीं करते कि वो हाथी जंगल छोड़ के क्यों आ रहा है इंसानी बस्तियों में? उसका मूल कारण है कि जंगल को डिस्टर्ब किया जा रहा है। किसी जंगल में पत्थर के खदान है, किसी जंगल के बीच कोयले का खदान है, तो किसी जंगल में कुछ अवैध गतिविधियां हो रही हैं, उससे जंगली जीव हैं उनका भी जीवन प्रभावित हो रहा है।